प्यारे परीक्षार्थियों, आज से हम घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, उसका भारतीय इतिहास से संबंधित जो अतिरिक्त नोट्स है, उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं, उसका विश्लेषण करना शुरू कर रहे हैं। इसके करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, चाहे वो एमपी के हों, बिहार पीसीएस के हों, राजस्थान पीसीएस के हों, उत्तर प्रदेश पीसीएस के हों, आईएएस के भी क्वेश्चन इसमें लिखे रहते हैं। और इनका जो क्वेश्चंस को जो इस विभाजन किया गया है, वो टॉपिक वाइज़ किया गया है। जैसे कि प्रारंभ इतिहास की ही अगर मैं बात करूँ, तो प्राचीन पाषाणकालीन क्वेश्चन आएँगे, उसके बाद नवपाषाणकालीन क्वेश्चन आएँगे, फिर हड़प्पा सभ्यता आएँगी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति आएँगी, वैदिक काल आएगा। तो उससे संबंधित अगर आप इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन को करते हैं, तो जो पूरा जो टॉपिक है, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन हो जाता है और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं कि आपको कितना याद हुआ है, वो भी आप इन क्वेश्चन से पता कर सकते हैं, अपना एनालाइज़ कर सकते हैं कि हमें कितना याद हुआ है। तो इस तरह से और फिर भारतीय इतिहास से जितने भी क्वेश्चन प्राचीन भारत से लगभग आए हैं, उनको जब पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन से हमें उस पैटर्न का पता लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन किस तरह की परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि हर परीक्षा का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, लेवल होता है, उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस घटना चक्र में आपको सरल से लेके कठिन तक सभी तरह के प्रश्न मिल जाते हैं। तो आप जहाँ सरल शब्दों को प्रश्न कर लेते हैं और वहीं पे ही आप एक जटिल क्वेश्चंस जो आते हैं, उनको भी सीख लेते हैं कि किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पूर्वावलोकन करना किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे ज़रूरी एक स्टेप है। बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हुए आप प्रश्न की प्रकृति को नहीं जान सकते, किस तरह से क्वेश्चंस में बदलाव हुआ है, नए-नए क्वेश्चन किस तरह बदल-बदल के आ रहे हैं, कैसे जटिल सरल से क्वेश्चन से करते हुए जटिलतम क्वेश्चन आने लगे हैं। तो वो जब आपको पता हो जाता है, तो फिर आप उसी हिसाब से, उसी स्तर की तैयारी आप अपनी सिविल सेवा परीक्षाओं की कर सकते हैं। तो तैयारी करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी सीरीज में हम सबसे पहले आज शुरू करने जा रहे हैं, पूर्वावलोकन जो भारतीय इतिहास का है, उसका अवलोकन करना शुरू कर रहे हैं। भारतीय इतिहास, तो इतिहास जो है वो सबसे पहले आपका प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू होता है, जो पाषाण काल से शुरू होता है। ठीक? तो इसमें काल का विभाजन किया गया है घटना चक्र में, तो इस वजह से हम सबसे पहले प्राचीन भारत के में जो पुरापाषाण काल या पाषाणकालीन जो है, उसका क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहला, आप जो भी जानते हैं कि पाषाण काल का जो भी जानकारी प्राप्त होती है, वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे होती है। अभी इसके कोई भी लिखित सामग्री ना तो उस समय प्राप्त थी, ना उस समय के लोग लिखना जानते थे। तो जो भी जानकारी का स्रोत पाषाण काल से रिलेटेड है, वो सभी पुरातत्व के आधार पर दिया गया है। तो पुरातत्व को लेके बहुत सारा यहाँ पे उत्खनन हुआ है, बहुत सारी महत्वपूर्ण साइट्सों की खोज हुई है, बहुत सारे देसी विदेशी विद्वानों ने खुदाइयाँ कराई हैं और बहुत सारी जानकारियाँ भारत के पाषाण काल के बारे में एकत्रित हो चुकी हैं। कुछ जानकारियाँ जो पहले सही थीं, अब वो नहीं है, उनकी जगह पे कोई दूसरी जानकारी रिलेवेंट हो गई है। उस तरह के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी तैयारी के दौरान जो भी नई-नई साइट्स खुजती हैं, उनके बारे में न्यूज़पेपर्स में आता है, उनको भी नज़र में रखें, ध्यान रखें कि कहीं कोई तथ्य बदल तो नहीं गया है। उदाहरण के लिए एक प्रश्न है कि भारत में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? या भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अगर आज से मैं 4-5 साल पहले की बात करूँ या 6 साल 7 साल पहले से बात करूँ, तो उसका आंसर मेहरगढ़ हुआ करता था। क्योंकि यहाँ से जौ और गेहूँ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, लगभग 7000 ईसा पूर्व के। लेकिन और चावल की खेती के जो साक्ष्य मिलते थे, वो कोल्डी हवा से मिलते थे, जो बेरन घाटी में स्थित है, उत्तर प्रदेश की। लेकिन बाद की खोजों में यह निकल के आया कि संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव, ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव, वहां से चावल की खेती के लगभग 8000 ईसा पूर्व प्राचीन प्रमाण मिले। तो अब यह जानकारी पूरी तरह से बदल जाती है।
अब जब भी क्वेश्चन में अगर लहोरा देव आता है तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लहोरा देव से मिले थे। इस तरह भी हमें जो समाचार पत्रों में जो भारत इतिहास के संदर्भ में जानकारी आती है, उनको भी निरंतर देखते रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनको नोट भी बनाना चाहिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, प्रश्नों की बात करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं, इनका भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, वो अपने अध्ययन क्षेत्र में तो थे भूगर्भ वैज्ञानिक, और उनका जो सिलेक्शन जो यहाँ भारत में जब आए थे, तो वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ही नौकरी करने के लिए आए थे। लेकिन उनकी रुचि इतिहास की तरफ भी थी, प्राचीन वस्तुओं की तरफ भी थी, तो पुरातत्व की चीजों की तरफ भी थी, तो पुरातत्वविद भी वो बन गए। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, और अपनी जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के दौरान ही इन्होंने पल्लवरम, जो मद्रास का एक स्थान है पल्लवरम, स्थान से एक हस्त कुठार प्राप्त किया, पाषाणकालीन। क्यों? क्योंकि जो जो पत्थर होते हैं अलग तरह का हो जाता है, क्योंकि जब उसको उपकरण के तौर पर प्रयोग किया जाता है, उस पत्थर पर जो निशान बने हुए थे वो निश्चित तौर पर प्रकृति की देन नहीं थे, वो इंसान द्वारा उस पर चोट करके बनाए गए थे। तो उस पत्थर को उन्होंने पहचाना कि यह प्रकृति निर्मित नहीं है, यह इंसानों की कोई गतिविधि इस पर की गई है, और इसका प्रयोग उपकरण की तरह किया गया है। यहीं से भारत में पुरापाषाणकालीन इतिहास का अध्ययन शुरू हो जाता है। इसी कारण से रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है या प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान भारत के पुरापाषाणकालीन या पाषाणकालीन इतिहास के संदर्भ में रॉबर्ट ब्रूसफुट का देखा जाता है। इसके अतिरिक्त 1884 में इन्होंने बेलम गुफाओं की खोज की थी। बेलम गुफा भारतीय उपमहाद्वीप की सेकंड लार्जेस्ट केव है, जो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें लगभग 4,500 ईसा पूर्व से मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बाद में इन गुफाओं का प्रयोग बौद्ध और जैन सन्यासियों या भिक्षुओं द्वारा किया गया। तो यह भी एक बहुत बड़ी खोज थी, और यह जो गुफा है वो आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में स्थित है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये मैंने थोड़े से आपकी जानकारी के लिए, जैसा हस्त कुठार है, ये पुरापाषाणकालीन स्थल है, उपकरण है जो मानव ने बनाए हैं। हस्त कुठार है, गंडक है, खंडक है, विदारणी है। ठीक, तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के जो इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निम्न पुरापाषाण काल, जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल में इंसान ने जो भी उपकरण बनाए वो उनको कोर उपकरण कहा जाता है। कोर, CORE, या फिर हिंदी में इसको क्रोड भी कहा जाता है। क्रोड, क्रोड उपकरण। ये उपकरण क्या है कि जब पेबुल जो होता है, गोल जो पत्थर होता है, उसको कई दिशाओं से चोट मार के, जैसे ये पूरा ऐसे रहा होगा, फिर इस पे चोट मार मार के ये आघात करके इसके ये वाले हिस्से तोड़ दिए और एक काम करने वाली नुकीली नोक प्राप्त कर ली। तो ये हो गई खंडक। ऐसे ही ये कुछ नुकीले इस तरह से बनाया गया, इधर सब तरह से इसको तोड़ा गया है और प्रयास किए गए हैं, तो इसको हस्त कुठार भी कहते हैं। तो ये
चापर, चोपिंग, हैंडेक्स और क्लीवर, यानी कि हस्तकुठार, बिदारणी, खंडक और गंडासा। तो इस तरह के उपकरण पुरापाषाण काल में प्रयोग होते थे। उसके बाद जो दूसरा मध्य पाषाण काल आया, मध्य पुरापाषाण काल, इस काल में मानव ने और थोड़े से परिष्कृत उच्च कोटि के उपकरण बनाना, पत्थर के उपकरण बनाना आरंभ किया। इसमें क्या होता था कि ये जो इसमें से टुकड़ा निकला है, ये वाले जो टुकड़े निकले हैं, ये इनको बोला जाता है सल्क। फ्लेक्स। तो इस समय मध्य पुरापाषाण काल ने इसको फलकों का प्रयोग किया, जो हल्के भी हैं, छोटे भी हैं, उनमें धार भी ज्यादा हो जाती है इस वजह से, तो उनके सल्क उपकरणों का, इसीलिए मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को सल्क प्रधान संस्कृति या फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा चरण आया है, ये वाला उच्च पुरापाषाण काल, इस काल में इंसान ने इन्हीं पत्थरों को थोड़ा सा और परिष्कृत किया और अच्छी तरह से बनाया। लेकिन इस समय एक चीज और उन्होंने उपकरणों के तौर पर प्रयोग की, वो थी अस्थि उपकरण। विभिन्न जानवरों की हड्डियों का प्रयोग इंसान ने उपकरणों के तौर पर करना आरंभ कर दिया था। कुछ हड्डियों पे चित्रकारी, मतलब नक्काशी करने का या उनको आकार देने का भी प्रयास इंसान ने किया गया। जैसा कि एक लोहदा नाला जगह है, बेलन घाटी में है लोहदा नाला, तो वो जो वो है लोहदा नाला, वहां से मातृ देवी की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। यह सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित मूर्ति मानी जाती है मातृ देवी की। तो लोहदा नाला से मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति, अस्थि निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है, बेलन नदी घाटी में है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके पुरापाषाण काल के बारे में। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में है, सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किस विद्वान ने किया था? ठीक, तो इसमें है थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या गार्डन चाइल्ड ने। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली जो दूसरे संग्रहालयों से जुड़े हुए हैं या विदेशी संग्रहालयों से जुड़े हुए हैं, उस तरह के क्वेश्चन कम ही आते हैं। फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि भारत में बहुत सारे पुरातत्वविद जो आए वो विदेशी ही थे और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर भारत में काम किया, तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी विदेशी या पुरापाषाण काल के संदर्भ में जो अन्य जगह पे जो खोज हुई है, अन्य जगह पे जो भी गतिविधियां हुई, तो उसकी भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी आवश्यक हो जाती है। तो क्रिश्चियन जुर्गेनसन थॉमसन, ये डेनमार्क के एक पुरातत्वविद थे, यानी कि पुरानी वस्तुओं की खोज करने वाले, पुराने स्थानों की खोज करने वाले थे। आरंभिक, क्योंकि उस समय पुरातत्व का लगभग विज्ञान के तौर पर शुरू ही हुआ था, तो आरंभिक पुरातत्व की तकनीकों और विधियों का विकास करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। क्योंकि खुदाई करना भी, पुरातात्विक स्थलों की खुदाई करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सावधानी का काम है। थोड़ी सी गलती प्राचीनतम यूनिक आइटम्स को समाप्त खत्म कर सकती है, तो बहुत सावधानी से किया जाता है। शायद आपने कभी वीडियो भी देखा हो, तो वो ब्रश वगैरह लेके उनसे साफ करके उस पर धूल मिट्टी हटा के और उस तरह से करते हैं। बहुत सारी केमिकल्स का भी यूज किया जाता है, जो प्राचीन जो धातुओं के वस्तुएं मिलती हैं उनको साफ करने के लिए। तो बहुत ही बारीक और समय का टाइम टेकिंग चीज है वो। तो यूरोप में एक कोपेनहेगन संग्रहालय की जब वस्तुओं का इन्होंने विश्लेषण किया, तो उन्होंने यह पाया कि यह मानव सभ्यता के विकास की एक कहानी है। उसमें पाषाण काल सबसे पहले आया, इंसान धातुओं का प्रयोग जानता ही नहीं था। उसके बाद उसने पहली धातु तांबे का प्रयोग किया, तो ताम्रकाल आया, और फिर इंसान ने लोह का उपयोग आरंभ किया, फिर लोह काल शुरू हो गया, और आज हम डिजिटल एज में चल रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने ही, जो क्रिश्चियन जुर्गेनसन थॉमसन है, उन्होंने ही उस संग्रहालय में वो क्या किया था, 3 युग प्रणाली के अवधारणा दी थी। अच्छा, कुछ जानकारी और भी मैंने इसमें जोड़ी हुई है।
जो 1863 में फ्रांसीसी विद्वान जॉन लुबाक ने पाषाण काल का वर्गीकरण 2 भागों में किया। पहले पाषाण काल को एक पूरा पाषाण काल पढ़ा जाता था। पाषाण काल में नवपाषाण या मध्य पाषाण या पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, इस तरह के वर्गीकरण नहीं थे। लेकिन जब ज़्यादा खुदाइयाँ हुई, ज़्यादा जानकारी सामने निकल के आई, तो फिर पाषाण काल का भी विभाजन किसमें कर दिया गया? पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में। किसने किया? जॉन लुबाक ने। उसके बाद, क्योंकि पुरा पाषाण काल जो है एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पुरा पाषाण काल के बताना चाहूँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पुरा पाषाण काल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। पुरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक का काल इसमें आ जाता है। इस वजह से मानवीय सभ्यता का, मानव इतिहास का जो भी ज्ञात इतिहास है, जब से मानव ने पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया और आगे आज तक का जो विकास हुआ है, उसका 99% हिस्सा, जो 99% हिस्सा है, वह अभी पुरा पाषाण काल से ही संबंधित है, 20 लाख साल। तो आप जान गए होंगे, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, उसमें मानव ने काफ़ी विकास भी किया होगा। तो इसीलिए इस युग में जो बाद में और भी खोजे हुए, उसके आधार पर फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया और बांटने वाले विद्वान थे आपके एडवर्ड लॉर्टेट। तो एडवर्ड लॉर्टेट जो हैं, उन्होंने 1870 के दशक में पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, जिनकी सभी विशेषताएं मैंने अभी आपको बताई थी कि किस तरह के उपकरणों का विकास हुआ, किस तरह के उनके उपकरणों की विशेषताएं थी। और भी कुछ चीज़ हम बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? तो ये जितने भी लोगों के नाम हैं, मैंने पहले भी कहा कि पुरातत्व के बारे में भारत में बहुत सारे विदेशी पुरातत्वविद आए और उन्होंने खोज, यहाँ पे खुदाइयाँ की। तो ये सभी जो हैं वो पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए हैं, इसका आंसर ए होगा। इसके अलावा मैंने कुछ और इतिहास पुरातत्वविदों के, उत्खननकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं, जैसे कनिंघम, जॉन मार्शल, मैके, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, वाल्टर ए फेयर सर्विस। तो आपको ये थोड़े कुछ नाम महत्वपूर्ण और भी याद रखने हैं, जिससे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि भारत के अन्य प्रमुख पुरातत्वविदों में कौन कौन शामिल हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि 4 नाम दे दे और आपको उनमें से पूछे कि निम्न में कौन भारतीय में उत्खनन से संबंधित रहे हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि कुछ महत्वपूर्ण पुरातत्वविदों के नाम भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्खनित प्रमाणों के आधार पर अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। तो पशुपालन का जो आरंभ हुआ है, वह कब से हुआ है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल जो है, निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पुरा पाषाण काल में, उत्तरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो ये है आपका पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन एक बड़ी गतिविधि थी और इसके द्वारा पशुपालन ने मानव के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए। क्यों? इससे पहले कि वह खाद्य संग्राहक और आकेटक हुआ करता था, जानवरों का शिकार करता था और कंदमूल फल खा के जीवन गुजारता था। लेकिन पशुपालन से क्या हुआ? उसने भेड़ बकरियां पालना शुरू कर दिया, गाय भैंस पालना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? उसकी खाद्य सुरक्षा और ज़्यादा अच्छी हो गई। अब उसे बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होती थी। हजारों की संख्या में जानवर पाले जाने लगे धीरे धीरे करके, और उसकी खाद्य सुरक्षा अच्छी हो गई। जहाँ जहाँ अच्छे मैदान होते थे, घास के मैदान, वो वहाँ ले जाते थे और इससे उनको बहुत सारा खाने के लिए तलाश में भटकना बंद हो गया। उनका बहुत परिवर्तन था। तो पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जो मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। भारत में आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और बागौर कहाँ है? राजस्थान में। तो प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त होते हैं। बागौर, ये दोनों ही जो हैं, ये बागौर जो है
यह भारत का सबसे विस्तृत मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से अच्छा, मध्य पाषाण काल की मैं कुछ और विशेषताएं आपको बताना चाह रहा हूँ। मध्य पाषाण काल जो है वो मुख्यतः सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के लिए जाना जाता है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ये उपकरण कुछ सेंटीमीटर के हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः बाणाग्र के रूप में हुआ है, बाण में आगे लगाने के लिए हुआ है, और लकड़ी में मुट्ठे, इस काल के जो उपकरणों में लकड़ी के मुट्ठे वगैरह लगे होते थे। जैसे कि ये लकड़ी हो गई और उसमें उसने आगे इस तरह का तिकोना, तो ये कौन से हैं? त्रिभुजाकार आकार में। कुछ इस तरह के भी अर्धचंद्राकार हैं, कुछ समलंब चतुर्भुज टाइप के भी हैं, तो विभिन्न आकृतियों में, कुछ चंद्राकार भी हैं, इस तरह के भी हैं। ये सूक्ष्म पाषाण उपकरण हैं, छोटे छोटे हैं। और ये वाले इस तरह के, ये है, ये है आपका, ये है, ये है, कुछ ये है, ये है, ये है, ये चंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है, ठीक। और ये तो किसमें, लकड़ी के मुट्ठे में लगा के इनका प्रयोग किया जाता था। इससे क्या हुआ, इंसान मछलियों का शिकार करने लगा, पक्षियों का शिकार करने लगा, तो उसकी खाद्य सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसी में तीर कमान का विकास हुआ, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी कहा जाता है उसे। यहाँ न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कार्य करता है। तो इस तरह उसने वैज्ञानिक तरक्की करना शुरू कर दिया, वैज्ञानिक तरक्की से उसके सुविधाएं उसको प्राप्त हो गई। तो ये मध्य पाषाणकालीन उपकरण हैं कुछ। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है पशुपालन, आदमगढ़। तो मैंने पहले ही आपको ये बता चुका हूं कि वो आदमगढ़ जो है वो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्यों में शामिल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उच्च पुरापाषाण काल में इंसान हड्डी के अस्थि निर्मित उपकरणों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। हड्डी के उपकरण, हड्डी हल्की होती है, मजबूत होती है, और विभिन्न आकृतियों में, विभिन्न जानवरों में अलग अलग आकृतियों की हड्डियां मिल जाती हैं, उनको ज्यादा उपयोग में लाया जा सकता है। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हड्डियों के उपकरण कुछ ज्यादा ही प्राप्त हुए हैं, कुछ जगह कम मिले हैं। जैसी जानवरों की उपलब्धता रही हो या मनुष्य ने जैसे उनके प्रयोग, हड्डियों के प्रयोग करना सीख लिया हो, तो हर स्थान का इंसान अलग अलग तरह से गतिविधियां करता है, अलग तरह की सोच रखता है, तो उसी हिसाब से मानवीय सभ्यता गति करती है, और कुछ सभ्यताएं बहुत आगे पहुंच जाती हैं, कुछ सभ्यताएं पिछड़ जाती हैं। तो ऐसा ही है कुछ स्थिति। तो महदहा जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यद्यपि अगर मैं बात करूं तो उच्च पुरापाषाण काल के बाद, मध्य पाषाण काल हो या उच्च पुरापाषाण काल का पूर्ववर्ती काल हो, लगभग सभी स्थानों से हड्डी और अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो स्थान है आपका महदहा, वहां से कुछ ज्यादा ही मात्रा में, ऐसे ही बिहार में भी एक स्थान है चिरांद, यहाँ से भी हड्डी के उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं, खासतौर से सींग के बने हुए। सराय, अब एक और जानकारी थोड़ी सी है, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय, यहाँ से मानवीय आक्रमण का प्रथम साक्ष्य मिलता है। एक कब्र में एक कंकाल मिला है, उसकी पसलियों में एक तीर घुसा हुआ मिला है, धसा हुआ मिला है। तो मानव द्वारा मानव पे हमले का यह एक साक्ष्य है, प्रथम साक्ष्य माना जाता है। और एक चीज और भी है, यहीं से 4 व्यक्तियों के कंकाल अवशेष एक ही कब्र में पाए गए हैं। आपको ध्यान होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इससे पहले किए होंगे, तो एक क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं या प्राप्त हुए हैं। तो यह प्रश्न भी स्वाभाविक है
किसी की नज़र, किस एग्जामिनर की उस क्वेश्चन पे चली जाए और यह पूछ ले कि किस जगह से एक ही कब्र में 4 इंसानों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस तरह से ये है दमदमा। दमदमा से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनमें 5 युगल समाधान, युगल समाधान मतलब स्त्री पुरुष एक साथ दफनाए गए हैं उसमें, और एक में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। दमदमा में एक हाथी दांत की लटकन भी प्राप्त हुई है, यानी कि हाथी दांत का प्रयोग भी इंसान करने लगा था। ठीक, अब चलते हैं हम। तो ये हो गया आपका हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपके महदहा से, बड़ी मात्रा में, थोड़ी ज्यादा मात्रा में। इंसान, जब व्यक्ति मर जाता था तो कुछ प्राचीन आज भी माना जाता है, पहले भी यही मानता था कि मरने के बाद भी शायद कहीं जीवन होता है। तो जो कब्रों में जो लोग दफनाए जाते थे, जो समाधान किया जाता था, तो उसमें उसके उपयोग की चीजें साथ में रख दी जाती थी। पुरातात्विक दृष्टि से ये कब्रें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको पता ही होगा कि जो मिस्र के पिरामिड हैं वो भी कब्र ही हैं एक तरह, उनके राजा महाराजाओं की कब्रें उसमें थी। वो बड़ी बड़ी कब्र बनाते थे, बहुत महंगी कीमती वस्तु उनके साथ रखते थे, लेकिन भारत में इस तरह का कभी नहीं हुआ। भारत में तो ताजमहल भी देख सकते हैं आप, वो भी कब्र के ऊपर ही बना हुआ है। लेकिन भारतीय पद्धति में शायद वो उपयोगितावादी बहुत ज़्यादा रही हो, तो कभी भी मृतक व्यक्ति के साथ बहुत कीमती चीज़ें और बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। थोड़े से मृदभांड मिल जाएंगे, कुछ उच्च कोटि के मृदभांड मिल जाते हैं, कुछ तलवारें कभी मिल जाती हैं, मनके मिल जाते हैं, छोटे छोटे बर्तन मिल जाते हैं, और इस तरह की कभी भेड़ बकरी उसके साथ में, या कभी कुत्ते को दफना दिया जाता था, पालतू कुत्ता होता था। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते। मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है, उसमें बकरी को दफनाया गया है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में क्षेत्र है पाकिस्तान के, बहुत महत्वपूर्ण साइट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो यह हड्डी के उपकरण। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखें कि एक 4 व्यक्ति एक साथ कहाँ पे मिले हैं कब्र वाले, वो ये है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 6 की व्याख्या देख लें महदहा से। ठीक है, सराय नहारा महदहा सबसे प्राचीन, ये प्रश्न भी पूछा गया है एक बार किसी एग्जाम में, कि भारत के सबसे प्राचीन मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखें, इसीलिए जानकारी यहाँ पे अतिरिक्त दी गई है। यहीं से सर्वप्रथम अस्थि, मानव अस्थि पंजर भारत में, भारतीय पुरापाषाण काल या पाषाण काल की एक बहुत बड़ी विडंबना कह लीजिए या विशेषता कह लीजिए कि यहाँ पे मानवीय निवास के साक्ष्य तो बहुत पुराने मिल जाते हैं, बहुत सारे पाषाण उपकरण पुराने मिल जाते हैं, लेकिन मानव के अवशेष या पूर्ण मानव कंकाल बहुत बाद में जाके मिलते हैं। तो इस वजह से जैसे हथनौरा मानव है, जो हथनौरा जो मानव है उसके बारे में कहा जाता है 5 लाख साल पुराना था, लेकिन भारत में जो उपकरण पाए जाते हैं वो 15 लाख, 12 लाख, 13 लाख साल पुराने भी पाए जाते हैं, लेकिन इतने पुराने मानव के अस्थि पंजर या अवशेष नहीं मिलते हैं अभी तक। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है निश्चित तौर पर पुरातत्वविदों के लिए, और समय समय पर वो भी अपने से पूर्ण प्रयास में लगे हुए कर रहे हैं। तो ये सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर, सर्वप्रथम स्तंभगर्त। स्तंभगर्त क्या होता है, यानी कि झोपड़ी बनाने के लिए उन्होंने खुदाई की होगी, और एक खुदाई करने के बाद उसमें स्तंभ लगाया होगा या झोपड़ी उन्होंने बनाई होगी। तो स्तंभगर्त, चूल्हे, सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि, यानी कि मनुष्य को दफनाना, उसके साथ में संस्कार करना, ऐसा ही नहीं कि मनुष्य को यहीं मर गया वहीं पे पड़ा हुआ छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं, बल्कि उसको विधिवत दफनाना या उसके अवशेषों को दफनाना या उसका दाह संस्कार करना, इस तरह की एक विधि दिखाई देती है। कहाँ से, मध्य पाषाण काल के कौन से स्थानों से, सराय नाहर और महदहा से दिखाई देती है। इसके बाद ये प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, और आपको ये ध्यान में, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाइए। तो आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि
जो भी साइट पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, जो मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, नव पाषाणकालीन स्थल हैं, तो उन स्थलों की थोड़ी बहुत लोकेशन आपको ज्ञात होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण नाम मैदहा है, लेखैया है, वीरभानपुर, पैसरा, इस तरह के जो बार-बार क्वेश्चंस में जो नाम स्थान आ रहे हैं, कम से कम उन स्थानों की लोकेशन तो आपको ज़रूर ही याद होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक? तो ये तभी आप इस तरह के जटिल प्रश्नों को कर पाएँगे और यही वास्तव में यही वैसे प्रश्न होते हैं, जो परीक्षा में आपको आगे कर देते हैं। यहीं आप लीड ले जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की, इसी तरह के जटिल क्वेश्चंस में वही आपका प्री निकल जाता है। कुछ लोग 10-5 क्वेश्चन से पीछे हो जाते हैं, कुछ लोग 10-5 क्वेश्चन से आगे हो जाते हैं और प्री निकल जाता है। बस इतना ही अंतर रहता है पढ़े हुए, जो ना निकालने वाले और जो प्री पास करने वाले होते हैं उनमें। तो इस तरह के जटिल क्वेश्चंस को विशेष तौर पे ध्यान रखें। इस क्वेश्चन से हमें ये पता लग रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेशन भविष्य में हो सकती है और होती है। अभी ये स्थान दिए हुए मध्य पाषाणिक, हो सकता है आगे जब क्वेश्चन बनाए तो वो हड़प्पा संस्कृति के स्थानों को दे दे और यह पूछ ले कि निम्न हड़प्पा संस्कृति के स्थानों का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम कौन सा है। तो एक क्वेश्चन से हमको ये विश्लेषण करने में आसानी हो जाती है कि आगे किस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम उस तरह की तैयारी अपनी करके तैयार पहले से ही रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। वीरभानपुर देखिए पश्चिमी बंगाल में है, ये वेस्ट बंगाल में है, ये आपका बिहार में है पैसरा। लेखैया ये यूपी में है मिर्जापुर में, और ये कहाँ पे है, लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है, पैसरा बिहार में है, और महदहा कहाँ है, प्रतापगढ़ में। वो मैंने पहले ही आपको थोड़ी देर पहले बताया कि महदहा कहाँ पे, प्रतापगढ़ जिले में है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ, तो इसका जो आंसर होगा वो आप लगा सकते हैं, महदहा हो जाएगा पहले पे, फिर लेखैया हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे अगर आपसे पूरब से पश्चिम पूछा गया, पश्चिम से पूर्व, तो गुजरात के कुछ स्थान है महत्वपूर्ण, जैसे लंगनाज और लोटेश्वर है। उसके बाद हम और पूरब में आते तो आदमगढ़ है और भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद राजस्थान में बागौर है, और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान है जैसे प्रयागराज है, उसमें चौपानी मांडू और भीखपुर है। प्रतापगढ़ है, वहाँ सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा है। सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। और मिर्जापुर में कौन सा है, एक मोरहाना पहाड़, लेखनिया, और बिहार में पैसरा, पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर। तो मैंने कुछ और स्थान दे दिए हैं, इनको भी महत्वपूर्ण मानते हुए ध्यान में रखें। ठीक, ये मैंने आपको पहले से ही विश्लेषण करके बता दिया है। अब थोड़ा सा हम, जो मैंने स्थानों की बात की, हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं। ये कुछ स्थान है पुरापाषाणकालीन स्थल, इनमें थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो पुरापाषाणकालीन में एक तो है डीडवाना, ये राजस्थान में है। एक है बूढ़ा पुष्कर, ये देखिए ये भीमबेटका है, ये नर्मदा नदी घाटी में है। ये भीमबेटका के पास में ही है आदमगढ़। ये हथनौरा है, यहाँ से ही वो अरुण सोनकिया ने एक 30 वर्षीय युवती के कपालखंड को प्राप्त किया था। वो आगे मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा उस तरह का, वो क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो मैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर दूंगा। नेवासा महाराष्ट्र में है। एक होसंगी महत्वपूर्ण है। और जो स्थान है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा। और देखिए ये है पल्लवरम, यहीं से रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने क्या प्राप्त की थी, हस्तकुठार प्राप्त की थी। फिर अतिरिपक्कम है, रेनीगुंटा है, ये महत्वपूर्ण स्थान है। मिर्जापुर तो पूरा ही जिला हो जाता है। लोहदा नाला देखिए, मैंने बताया था यहीं से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, लोहदा नाला। ठीक, मिर्जापुर ये सेम भूमि क्षेत्र है। तो ये महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद ये आपके मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। मध्य पाषाण काल की मैं विशेषताएं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। अब थोड़े से स्थानों की बात कर लेते हैं। देखिए सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये कहाँ पे है, ये मिर्जापुर वाले क्षेत्र, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में है, यहाँ पे है।
उसके बाद है क्या है, लेखनिया, मोरहाना पहाड़, बगही खोर। ये देखिए प्रतापगढ़, सहारा, नाहर राय, महदहा, दमदमा। और मिर्जापुर में कौन कौन से हैं, मोरहाना पहाड़, लेखनिया, ये। तो प्रतापगढ़ और ये मिर्जापुर। ये देखिए पैसरा है बिहार में, ये बीरभानपुर है आपका पश्चिमी बंगाल में है। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में एक सैम्बलगिरी है। उसके बाद एक स्थान और इसमें जैसे चौपानी मांडो है, ये है बागौर, एक ये बाघोर है, आदमगढ़, भीमबेटका, रेनीगुंटा, ये टेरी स्थल समूह है। यहाँ पे सबसे पहले पुरातत्व उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, टेरी। नागार्जुन कोंडा, संगन कल्लू, लंगनाज मैंने जैसे गुजरात में बताया, हीरपुर। लंगनाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला। तो आपको कुछ जो महत्वपूर्ण स्थान जो मैं देख पा रहा हूँ वो एक तो आपका लंगनाज है, बागौर है, बूढ़ा पुष्कर है, आदमगढ़ है, चौपानी मांडो है, ये सराय नाहरा है, मेहदा और दमदमा है, लेखनिया, मोरहाना पहाड़ और ये बगही खोर हैं। मोरहाना पहाड़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे के कंदराओं में जो शैल चित्र बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। खाद्यान्नों की किसी सर्वप्रथम आरंभ हुई थी, इंसान ने सबसे इंसान की एक सबसे खास बात जो मुझे दिखाई देती है, वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो अस्कमात खोज हुई हो या उसके दिमाग की खोज हुई हो, वो उसमें निरंतर सुधार करता रहता है और अपने जीवन को सुगम सरल बनाने का प्रयास हमेशा करता रहा है। जैसे जाने अनजाने एक पालतू पशु कुत्ता बन गया, उसके बाद उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, भेड़ बकरी, आज वो बहुत सारे तरह के पशुओं को पालता है। इसी तरह जाने अनजाने चाहे कृषि आरंभ हो गई हो, उसने फसल को उगाना सीख लिया हो, फिर उसने विभिन्न तरह की फसलों को उगाना सीखा, क्योंकि फसलों की जंगली प्रजाति अलग होती है और घरेलू प्रजाति अलग होती है। इसी तरह जंगली पशु अलग होते हैं और पालतू पशु की प्रजाति अलग हो जाती है। तो पशुओं को जंगली से पालतू बनाना और जंगली फसलों को उपज वाली फसल बनाना एक बड़ी प्रक्रिया है। इसे इसको कहा जाता है बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया। इसमें चयन शामिल होता है कि हम किन जानवरों का चयन करें जो हमारे लिए उपयोगी हों, बीमार कम पड़ते हों, ज़्यादा हिंसक ना हों। उसी तरह ऐसी फसलों का चयन किया जाता है जो कम समय में पक जाएं, धूप जाड़ा बर्दाश्त उसको बर्दाश्त कर सकें और ज़्यादा उत्पादन दे सकें, कम समय में ज़्यादा उत्पादन दे सकें। तो कृषि की जो सर्वप्रथम आरंभ हुआ था वह एक नवपाषाणकालीन घटना है। नवपाषाणकालीन घटना है। नवपाषाण काल को इसीलिए नवपाषाणिक क्रांति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने, कृषि ने, मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है, मानव प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसको चेंज कर दिया। अब तक मानव अन्य जानवरों की तरह ही पाता और दाता की भूमिका में था। प्रकृति से पाता था, प्रकृति में मिल जाता था। प्रकृति में बड़े पैमाने पर कभी उसने परिवर्तन नहीं कर पाया। लेकिन कृषि की खोज ने मानव को एक ऐसा अलादीन का चिराग दे दिया कि उसकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती थी। और फिर जंगलों को जैसे जैसे उसका तकनीकी विकास होता चला जाएगा, वह जंगलों को साफ करता जाएगा, कृषि योग्य क्षेत्रों का निर्माण करता चला जाएगा। और आज भी कृषि इस सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है प्रत्येक देश के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उसके देश में अच्छी मात्रा में अनाज ही उत्पन्न नहीं होता, वो अपने नागरिकों का पेट ही नहीं भर सकता है उत्पादन से, तो उसे विदेश नीति में समझौते करने पड़ सकते हैं। तो कृषि हर सरकार की पहली प्राथमिकता बनी रहती है और आज भी बनी हुई है। तो कृषि के, तो मानव प्रकृति का संबंध बदला। मानव ने यह भी जाना कि कृषि कैसे हो सकती है, कैसी भूमि में होती है, ये सब धीरे धीरे वो सीखता चला गया। बहुत तरह के गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, लौकी, कद्दू, बहुत तरह की सब्जियां, बहुत तरह के फल, बहुत तरह के आपके अनाज उसने उगाना शुरू किया। और फिर एक अच्छी भूमि की तलाश जिसमें अच्छी उपज हो सके, तो वह
अब छोटी नदियों के किनारों को छोड़ के बड़ी नदियों के किनारों पर जाके बसने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी नदियों के किनारे क्यों? क्योंकि वहाँ हर साल बाढ़ आती थी और एक उपजाऊ मिट्टी पूरे क्षेत्र में फैल जाती थी। इंसान को कम मेहनत में वो आसानी से अपनी फसल उगा के कटाई कर लिया करते। फसलों के उत्पादन ने मृद भांडों को, क्योंकि अनाज रखना है तो मृद भांड बनने लगे, धान्य कोठार बनने लगे, मकान बनने लगे। जब तक फसल नहीं कट जाएगी, उगाने से बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल है, तो स्थायी तौर पर जीवन जीने लगा। ग्रामीण समुदाय का विकास हुआ। तो इस तरह के कृषि ने जो है वो मानवीय सभ्यता को पूरे तौर पे बदलना शुरू कर दिया। इसीलिए यह इसको क्रांति की संज्ञा दी गई है। तो यह है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में मानव ने कृषि को आरंभ किया और पशुपालन का क्षेत्र इसमें विकास हो चुका था। अभी तक इंसान जो कृषि कर रहा है उसमें शुरुआती कृषि का दौर है, उसमें वह मानवीय श्रम से कर रहा है। अब वो कैसे किया करता था? खेत को जोतना है या भूमि में गहराई तक जोतना है, तो करते क्या थे? कुछ इस तरह की चीजें पाई गई हैं कि एक लकड़ी का डंडा ले लिया, छड़ जैसा, और इसमें कुछ इसकी नोक बना दी ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ पत्थर बांध दिए, पत्थर में छेद करके उसने ऐसे कर दिए। उसको उठाता और नीचे छोड़ देता, और फिर वो उसको भूमि को खोद लिया करते थे और उसमें बीज डाल दिया करते थे। तो इस तरह खेती के उसने शुरुआत की। मध्य पाषाण काल में आरी वो बना ही चुका था। आरी को मैं बताऊं, जैसे कि ये हो गई लकड़ी आपकी सीधी सी, इसमें बीच में से लकड़ी चीर दी और इसमें तिकोने तिकोने क्या लगा दिए? सूक्ष्म पाषाण के उपकरण वो लगा दिए, सूक्ष्म पाषाण उपकरण लगा दिए, एक आरी अच्छी खासी तैयार हो जाती है। तो इस तरह इंसान ने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, तकनीकी विकास का प्रयोग करते हुए मानव जीवन को अधिक सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाने का प्रयास चल रहा है। तो कृषि के उत्पादन ने, खाद्यान्नों के उत्पादन ने, कृषि के आरंभ ने मानवीय समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। नवपाषाण काल के बारे में और थोड़ी सी जानकारी है। ये नवपाषाण कालीन जो प्रमुख स्थान हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल हो सकता है कि इनमें आपसे यह लगाने के लिए आ जाए कि नवपाषाण कालीन स्थलों का पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए, या निम्न में से कौन से स्थल नवपाषाण काल से संबंधित हैं, कौन सा नहीं है। तो ये भी हो सकता है आपसे पाषाण काल के ही विभिन्न पाषाण काल से जुड़े हुए सब प्रश्न स्थानों को दे दिया जाए और उसमें यह पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल है, या निम्न में कौन कौन से पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। तो हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे मानव जो है वो निरंतर रहता है। पाषाण काल में भी रहता था, पुरापाषाण काल में रहा, फिर मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण, यानी कि वहां से मानवीय आवास निवास के लगातार प्रमाण मिलते हैं। तो उस स्थान का नाम आपके पुरापाषाण काल में भी आएगा, मध्य पाषाण काल में भी आएगा और नवपाषाण काल में भी आएगा। जैसे कि भीमबेटका, बेलन घाटी, सोहन नदी घाटी। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो इंसान छोड़ देता है क्योंकि उस समय घुमक्कड़ होता था, खाद्य संग्राहक और आकेटक हुआ करता था। तो एक स्थान पर कुछ समय के लिए रुका, फिर वो और आगे जहां पर उनकी उपलब्धता उससे खाद्यान्न की हो सकती है उधर की तरफ वो चला जाता था, मूव कर जाता था। तो इस तरह से स्थान कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ मध्य पाषाण काल या पुरापाषाण काल से जुड़े हुए हैं, नवपाषाण काल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ स्थान तीनों ही पीरियड से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस तरह हम बात करेंगे थोड़ा सा। ये कश्मीर में बुर्जहोम और गुफा कराल, ये दो बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं, इनसे पूछे भी जाते हैं। बुर्जहोम में गर्त निवास मिलते हैं, मतलब जमीन के नीचे खोद के, गड्ढा खोद के वहां पर निवास करना। ठंडा प्रदेश है, आप जानते हैं उस समय भी बहुत ज़्यादा सर्दी वहाँ पड़ती रही होगी, और उस वजह से वो ज़मीन के अंदर आवास बना के रहा करते थे। तो गर्त आवास मिलते हैं यहाँ पे। कुत्तों को भी, पालतू कुत्तों को भी साथ में दफनाने की परंपरा थी, वो भी मिलती है। गुफा कराल और बुर्ज होम। एक ये इस्लामाबाद, कोटा, मेहरगढ़, मेहरगढ़ भी बहुत ज़रूरी है। मेहरगढ़ में गेहूं और जौ उगाने, गेहूं, जौ और कपास उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
ईरान और बलूचिस्तान वाले, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, उधर से ईरान के लिए रास्ता चला जाता है, और यहीं पर एक हरा भरा क्षेत्र है मेहरगढ़। उसके बाद देखिए कालीबंगा है, ये हड़प्पाकालीन स्थल है, लेकिन ये पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल भी है। नवपाषाण काल में भी यहाँ पे गतिविधियां देखने को मिली थी। ये बालाथल है, ये नेवासा है महाराष्ट्र में, ये और कुछ कोल्डी हवा है। यहीं से पहले जो क्वेश्चन आते थे कि सबसे पहले भारत में चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो एक कोल्डी हवा नामक स्थान था, बेलन घाटी में। तो पहले ये आंसर हुआ करता था, कोल्डी हवा। अब क्या है, अब आंसर हो गया लोहरादेव, क्योंकि लोहरादेव से इससे भी लगभग 1500 साल पहले चावल की खेती के प्रमाण मिल जाते हैं। तो ये कोल्डी हवा है, ये महदहा है, ये चिरांद है, जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण स्थान है नागार्जुन कोंडा है, टेरी समूह तो है, टेरी समूह है, पिकली हल है, हल्लूर है। तो ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल हैं। तो आपसे ऐसे भी करके पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण कुछ नवपाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए, या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भी आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अपनी तैयारी क्वेश्चंस के हिसाब से ये सोचने का प्रयास करें कि किस तरह क्वेश्चन और आ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन और भी जगह पर अप्लाई हो सकते हैं। तभी इसी को कहते हैं विश्लेषण, कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमें उसी हिसाब से तैयारी करके प्री परीक्षा या मेंस में जाना होता है। तो इन्हीं आशाओं के साथ में कि आप अच्छी तैयारी करेंगे। अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमेशा ध्यान रखिए कि सफलता के जो फूल हैं वो मेहनत की सलाहों पर ही लगा करते हैं। तो मेहनत करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, ओके, ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।